स्टूडेंट्स, मैं राजू सर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आर के सेंट्रल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं, हम लोग क्लास 9th के मैथ सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैंने पहले वीडियो में पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो पूरा सेशन कंप्लीट किया होगा, तभी इस सेशन को शुरू करिएगा, क्योंकि उसके जो 25 क्वेश्चन है उसके बाद वाले जो 25 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो 25 क्वेश्चन है ये लास्ट होने वाले हैं। इसके बाद हम लोग रीजनिंग वाले जो 25 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले वीडियो में पूछा हुआ है, लेकिन उसका आंसर अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं दिखा है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, वीडियो को कंप्लीट नहीं देख रहे हो, बस केवल फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो। तो ये चीज़ मेरे लिए, देखिए, मेरे लिए आपका मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है। उस मार्ग पे चलना आपका आपका कर्तव्य है। तो आप चलो या ना चलो, इससे कोई ना आपके माता पिता को फर्क पड़ेगा, ना आपके गुरु को फर्क पड़ेगा। ये आपका जीवन है, तो आपके जीवन में जो आप कर्तव्य करोगे उसका फल आज नहीं तो कल आपके आपके ही भविष्य के ऊपर पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जो चीज़ें आपके माता पिता या गुरुजन आपसे कहते हैं वो आपकी भलाई के लिए होता है। तो अगर इस इन बातों के बाद अगर आपको समझ में आया हो, तो अवश्य ही आप ऐसा करिएगा कि ये चीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर आप दिया करो। और मैं ये एजम्पशन करता हूँ, ये मानता हूँ कि इस वीडियो से आप अवश्य ही कमेंट सेक्शन में सारे प्रश्नों के उत्तर दिया करेंगे। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न जो है आपका, यहाँ पर रेशियो से पूछा हुआ है। कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1/3 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो ए बी सी का वैल्यू जैसे ही आ जाएगा, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके रख देंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो 1/3 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9। तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 18। तो यहाँ पर बस मल्टीप्लाई कर देना है। हम 1/3 इंटू 18 रेशियो 1/6 इंटू 18 रेशियो 1/9 इंटू 18। ठीक है। तो जैसे ही इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी, जो नया रेशियो बना वो बना आपका 6:3:2। ठीक है। तो ए अगर 6 है, बी अगर 3 है, सी अगर 2 है, तो हम इसको रखेंगे कहाँ पर, रख देंगे इसके वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर मतलब 36 माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, और बी स्क्वायर मतलब 9, बी स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और माइनस सी स्क्वायर मतलब आपका हो गया 4। तो 36 और 9 45/5। तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपका सीपी और एसपी वाला प्रश्न है। अंकित मूल्य जो है इसका मार्क प्राइस कितना है, 1500। उस पर ये शॉपकीपर 5% का डिस्काउंट देता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं 5% का डिस्काउंट दूं तो फिर भी मुझे 25% का क्या हो, लाभ हो। तो क्या करेंगे हम, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, और 25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। बस बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके बाद कुछ करना नहीं है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो पहले ये क्या कर रहा है, मार्क प्राइस से बेच रहा है, तो 5% का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, यानी 20 से 19 का छूट दे रहा है। यानी 20 रुपये में, 20 रुपये उसका मार्क प्राइस रखा है और 19 रुपये में बेच रहा है। लेकिन
वो चाहता क्या है, वो चाहता है 25% का लाभ, यानी 4 रुपए में वो खरीद के लाया है और बेचना कितने में चाहता है, 5 रुपए में। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस, सामान तो हमारा एक ही सामान है, हम एक ही सामान को, एक ही वस्तु को बेच रहे हैं, तो एसपी यहाँ पर बराबर नहीं है। तो एसपी को बराबर रखने के लिए यहाँ पर 19 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ अगर 5 से करेंगे तो यहाँ भी हमें 5 से करना पड़ेगा, यहाँ अगर 19 से करेंगे तो यहाँ भी 19 से करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही रेशियो में है इस वजह से। तो ये आपका आ गया कितना, 19 4 जा 76, और ये आ गया 20 × 5 = 100। ठीक है, यानी यही 100 किसके बराबर है, ये मार्क प्राइस है, तो 1500 के बराबर हो जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर 15। और चूंकि हमको सीपी चाहिए, यही हमारा क्या है, ये हमारा सीपी था, तो सीपी हमारा क्या है, 76 है। इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 15, 15 × 90, और 15 × 7 = 105। तो 0 9 5 14 के 4, 1140 आपका उत्तर आ गया। कौन से ऑप्शन से है, तो ऑप्शन नंबर 1 ये आपका बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एकदम बेस्ट तरीका है। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा रिवर्स करके देख लेंगे। और जैसे कि आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, अगर आपको जल्दीबाजी है, कोई क्वेश्चन आपको जल्दी समझना है, तो इस वीडियो को 2.5x पे करके देख लिया कीजिए, मेरे रिकमेंडेशन पे 2.5x पे स्पीड करके देख लीजिए। सेटिंग में जाइए, और सेटिंग में वहाँ पर क्या है कि आप वहाँ पर वीडियो के स्पीड को 2.5x स्पीड पे करके देख लिया कीजिए। आप 1 घंटे की वीडियो है तो 40 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि आप कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आप गेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। 200 व्यक्तियों वाले एक शिविर में कितने दिन का खाना पर्याप्त है, 42 दिन का। यदि पहले दिन 40 और व्यक्ति शिविर में शामिल हो जाएं तो भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो पहले 200 व्यक्तियों के लिए खाना था, कितने दिन के लिए, 42 दिन के लिए। अब अब क्या हुआ, अब 40 व्यक्ति और आ गए, यानी 200 पहले थे, अब 40 और आ गए, तो 240। अब वो कितने दिन चलेगा पता नहीं, यही तो निकालना है। तो बस इसको काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, ये आपका खत्म हो गया। किससे, इधर ला दीजिए, 20 × 42/24 = x। तो 6 चौको 24, 6 × 7 = 42, फिर 4 × 5 = 20, तो x कितना हो गया, 5 × 7 = 35। 35 दिन और चलेगा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। आगे बात समझ में, ये ऐसे ही रखना होता है, केवल आपको इसी फॉर्मेट में रख देना है। जैसे इस फॉर्मेट में आप रखोगे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बस दूसरा फॉर्मेट में नहीं रखना है आपको। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यहाँ कुछ एक दो टेबल दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसको टेबल को ध्यान पूर्वक देखना है, और उसके बाद से आपको सही स्टेटमेंट को जज करना है। तो देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, 3 है तो इसका 12 है, ये 6 है, ये तो 24 है, ये 15 है तो ये 45 है, ये 20 है, ये तो 60 है, ये 30 है, ये 120 है। जैसे कम हुआ तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, कम हो गई। जैसे कम हुआ इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 आपका क्या है, सही उत्तर होगा। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझिएगा कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, अगर हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, टाइम भी बढ़ता है। ये हो गया। वैसे तो स्पीड टाइम, टाइम स्पीड और डिस्टेंस में ये क्या होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है और घट रही है। ठीक है ना, अगर उसके विपरीत बढ़ती है और घटती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है।
अब देखिए यहाँ पर वही बोल रहा है कि कौन व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन सा है। यहाँ पर वही बात आ गई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम कहने का मतलब क्या है कि अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रख लें, कांस्टेंट मान लें, यानी उसको हम पकड़ लें, मतलब डिस्टेंस बिल्कुल बदले नहीं, तो जैसे हम टाइम को बढ़ाएंगे, अगर टाइम अधिक होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जैसे ही हम स्पीड को बढ़ाएंगे, टाइम हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो यानी स्पीड और टाइम आपस में क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, न कि स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है ना? यहाँ पर स्पीड और टाइम हमेशा क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में बोलते हैं आपको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुक्रमानुपाती। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 6, 5, 7, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में पर फिर से बजती हैं। तो शुरुआत में बजने वाली घंटी को छोड़कर 1 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी। बहुत सिंपल सा होता है। ऐसा प्रश्न अगर आपसे आ जाए, घंटी वंटी वाला अगर आपको क्वेश्चन दिखे, तो तुरंत वहां समझ जाए, तो वहां क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है, सबका एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखिए देखिए, हमें मैक्सिमम पावर चाहिए रहता है, हमें हमें एलसीएम में क्या चाहिए रहता है, मैक्सिमम पावर चाहिए रहता है। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 है, यहाँ तो 5 रहेगा ही रहेगा, 7 प्राइम नंबर है। यहाँ 2 5 जा है और यहाँ पर 3 4 जा है। यहाँ आपको दिख रहा है 2 का मैक्सिमम पावर 4 है, 3 का 3 ही है, और 5 है ही है, और 7 है ही है। आप एक सिंगल सिंगल, तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 7 पचे 12 पचे 60। तो ये हो गया 12 पचे 60 हो गया ना। तो 60 और 7 जा 6 7 जा 42, यानी 420 हो गया। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, 420 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 घंटे है ना, 5 घंटियां हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, और शुरुआत में घंटियों को छोड़कर बोला है कि कितने घंटियों को छोड़कर बात हो रही है। तो 1 घंटे में कितने बार साथ में बजेंगी, यही पूछा है आपसे ना। ठीक है, तो यहाँ पर किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितने बार बजेंगी। तो इसको काट दिए, 7 6 42, यानी 7 टाइम्स। अब क्या होता है ना कि जब अगर यहाँ पर शुरुआत में बजने वाली घंटियों को ना जोड़ देते हैं, जब इसमें आता है, तो इसका अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि शुरुआत की वाली घंटी को छोड़कर वो एक बार में कितने बार बजेंगे, तो इसमें हम फर्स्ट टाइम में एक एक बार जोड़ देते हैं। तो हमारा जो इनिशियल इनिशियल वैल्यू आता है, इनिशियल आंसर आता है, तो 8 टाइम्स आता है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि पहली वाली घंटी को छोड़ना है, तो हम एज यूजल 7 टाइम्स को ही क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे, क्योंकि यही आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 3n+2 के रूप की संख्या को 3 से डिवाइड करने पर शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो मान लो 3 5 15, 3 5 15, और 2 तभी बचेगा जब इसमें 2 जोड़ा जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें क्या कह सकते हैं कि 3n+2 है, तो हम मान लेते हैं कि अगर वो संख्या 18 है, कोई संख्या 18 है, तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 बचेगा ही बच्चे, उसमें +2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20, और 20 को जैसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो डेफिनेटली सी बात है 2 रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट सही है। और अगर n जो है अगर ये 5 से डिवाइड करते हैं, तो यानी अगर 18 है, उसको अगर 5 से डिवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली सी बात है 3 तो बचेगा ही बचेगा। लेकिन अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0 बच रहा है, और n को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 4 बच रहा है। तो ये तो गलत है, 4 तो बचेगा ही नहीं, 4 नहीं बचेगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर वही कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज एक क्या है, बहुभुज है, यानी ट्रायंगल इज ए पॉलीगन, डेफिनेटली ट्रायंगल इज ए पॉलीगन हुज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज डबल द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। कह रहा है कि हेक्सागन में क्या होता है, अगर हम बात करें हेक्सागन की, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। पॉलीगन में अगर ट्रायंगल एक बहुभुज है जिसके बाहरी कोणों का योग उसके आंतरिक कोणों के योग का दोगुना है, ये गलत है। नहीं, दुगुना नहीं होता है, दुगुना नहीं होता है उसका। अगर कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए उसका अगर बाह्य कोण है, तो वो क्या है, उसके सामने वाले एंगल का योग होता है, वो एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अगर ये एंगल हमको पता है तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, तो बस हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि आंतरिक कोणों के योग का दुगुना, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 तो हमारा क्या है, गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का दोगुना है, तो यह एक क्या है, पॉलीगन है, पॉलीगन है। तो ये हेक्सागन है। ठीक है ना, यानी वो एक क्या है, एक षटभुज है, यानी वो क्या है, एक हेक्सागन है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हेक्सागन में अगर इंटीरियर एंगल निकालना होता है, इंटीरियर एंगल अगर निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, 2n-4 इंटू 90 करना होता है। तो अगर मान लीजिए हेक्सागन है तो 2 इंटू 6 -4 इंटू 90, तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 जा 24 और 20 इंटू 90, तो कितना हो जाएगा, 1800, सॉरी 24 है ना, अरे सॉरी 2 6 जा 12, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। 12 में से जैसे ही 4 माइनस करोगे, 12 में से 4 माइनस करोगे कि 8 आ जाएगा, और इंटू 90 करोगे तो 720 आ जाएगा। ठीक है ना, 720 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, अगर हमारा इंटीरियर एंगल का जो 6 साइड्स है, तो इसका मतलब ये जो है 720 आया है। तो इसका मतलब हाँ, आपका जो 3:1, 3:2:1 ऐसा होगा क्या। अच्छा, ये स्टेटमेंट 2 है कि, अच्छा ये 3 है, ये वाला जो मैंने पढ़ा वो थर्ड है। ये एक हेक्सागन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 6 रख कर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 720 आ रहा है, और 6 जो है इसका, ये क्या है, 6 जो है 720 आने की वजह से इसका जो फॉर्मूला है हम आराम से निकाल सकते हैं, एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो यह क्या होगा, बाह्य कोण के योग के दुगुना है। ठीक है ना, तो 36 दूना क्या होता है आपको पता है, 360 × 2 720, ये भी वही आ रहा है। यानी आंतरिक कोण इसका हेक्सागन का कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और उसका दुगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 720। तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड पोर्शन आपसे क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्या कह रहा है आपसे कि जो ट्रायंगल है ये क्या है, 3:2:1 के उसमें है। अगर एक इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेशियो है 1:2:3, देन द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 3:2:1। अगर इंटीरियर एंगल 1:2:3 है तो एक्सटीरियर एंगल 1:2:1 हो जाएगा। ऐसा हो रहा, ऐसा होगा क्या, देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है, हमें पता है कि इंटीरियर एंगल अगर को जोड़ देते हैं हम, अगर कोई ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 रेशियो, ये वो 2 3 5 और 1 6 रेशियो इक्वल टू 180, देन 1 रेशियो इक्वल टू 30। तो ये कितना हो जाएगा, 30, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30।
तो क्या ये दुगुना हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। ये दुगुना हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों, क्या हो रहा है ये दुगुना हो रहा है। ये दोनों दो हो रहा है, लेकिन ये बीच वाला एंगल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये फॉल्स है। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? कौन सा उत्तर आपका सही होगा? ओनली ओनली सेकेंड स्टेटमेंट कहाँ दिया हुआ? ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ ये थर्ड नहीं होगा, ये सेकेंड होगा। एक सेकेंड, यहाँ पर ये सेकेंड होगा। ठीक है, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि यदि सात मनुष्य यदि 7 मनुष्य एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में दोगुना काम करने के लिए आवश्यक आदमियों की संख्या बतानी है। तो सिंपल से है, इसको भी आपको वही करना है। सात सात आदमी 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना, 7 आदमी एक काम को एक काम को 7 आदमी 16 दिन में कर सकते हैं एक काम को। तो यानी उसी का दुगुना काम करने के लिए काम करने के लिए आवश्यक आदमियों की संख्या। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ कुछ क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इन 8 डेज होगा। यहाँ पर 8 दिन में, 8 दिन, यहाँ एक दिन नहीं होगा, यहाँ 8 दिन होगा। 8 दिन में दुगुने काम को करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है? तो ये खत्म हो गया कहानी। 8 एकम 8, 8 दूना 16, और ये हो जाएगा 7 दूना 14, 14 दूना 28, यानी x इक्वल टू 28 डेज लगेंगे। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक जार में एक ही आकार के, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 6 लाल 5 हरे 4 नीले और 5 पीले मार्बल हैं। क्या संभावना है कि एक लाल रंग का मार्बल यादृच्छिक रूप से चुना गया है? तो टोटल कितने हैं? 6 + 5 + 4 + 5, यानी 5, यानी 20 है टोटल। और रेड बॉल कितने हैं? 6 हैं। 6/20 यानी कितना हो जाएगा? 2×3 = 6, 2×10, यानी 3/10। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़े। प्रोबेबिलिटी में ऐसे ही करते हैं, जितना चाहिए रहता है उसके बाद नीचे होल जो होता है पूरा, उसको लिखकर हम निकाल लेते हैं। अब फिर वही वाला देखिए, यहाँ पर कार्ड वाला दिया हुआ है। कार्ड वाला क्या बोल रहा है कि एक बैग में 1 से 16 तक की संख्याएं वाले 16 कार्ड हैं। एक कार्ड यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। चुने गए कार्ड पर अभाज्य संख्या का होने की संभावना बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितने बार प्राइम नंबर आने की संभावना है। तो 1 से लेकर 16 तक प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है ना, 11 है, ठीक है, बस, और एक 13 है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। कितने हो गए टोटल? 6। और कार्ड कितने हैं? 16 हैं। तो हो गया बस। ये हो गया 2 तिहाई 6 और 2 8 16, 3/8 आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो कितना इजी है। ये सब फ्री के क्वेश्चन, फ्री के आंसर हैं। ठीक है, देखिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने बता रहा हूँ, और आपको सोल्यूशन को ध्यान से देखना है कि किस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, ऐसे प्रश्नों के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 30 लड़कों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर आंकी गई। बाद में यह पाया गया कि औसत की गणना के दौरान, यानी जब एवरेज मापा गया, तो एक लड़के की जो लंबाई थी 165 सेंटीमीटर थी, लेकिन उसको गलती से 135 सेंटीमीटर में कॉपी कर दिया गया था। तो अब बताना है हमको सही एवरेज क्या होगा।
सही एवरेज क्या होगा? पहले तो 30 लड़कों का 150 सेंटीमीटर टोटल एवरेज निकालेंगे, फिर बाद में जो गड़बड़ हुआ है, यानी 15 या 4500, और इसमें 165 सेंटीमीटर वाला ऐड करना है और 135 सेंटीमीटर वाला घटाना है, और टोटल कितना है? 30 बच्चे हैं। बच्चे तो वही है ना, बच्चों की, लड़कों की संख्या कम वो नहीं हुई है। तो 4500 माइनस कितना है? 30 माइनस करोगे बटे 30। तो जैसे ही इसमें घटाए तो कितना आया? 4530। प्लस करना है ना, प्लस का साइन इधर बड़ा है। काट दो। 3 से इसको काटोगे तो कितना का बारे में कटेगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, सॉरी, 3 एकम 3, 3 पचे, 3 पचे 15 हो गया। अब 3 एकम 3, 151 सेंटीमीटर। एक ये 151 है, 152 हो गया है ये। दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही उत्तर होगा। 151 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बहुफलक में 40 फलक यानी 40 फेसेस हैं, 60 एजेस हैं। तो इसमें आपको शीर्षों की संख्या बतानी है, यानी वर्टेक्स की संख्या बतानी। तो आपको यहाँ पर याद होगा यूलर फॉर्मूला। मैंने जेएनवीएस वाले क्लासेस में आपको बताया होगा। जो नहीं जानते होंगे वे एक बार प्रीवियस पुराने वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने बताया है। यूलर का फॉर्मूला जो होता है ना, V-E+F=2। ये वर्टेक्स हो गया, ये आपका एजेस हो गए, ये हो गया फेस, इक्वल टू 2 होता है। तो वर्टे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फेस दिया हुआ है 40, एज कितना दिया हुआ है? 60, वर्टेक्स निकालना है, ठीक है, 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? V-20=2। जैसे ही उधर जाएगा 20+2 20, तो V=22। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है 2025 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी। यदि जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2003 में क्या जनसंख्या थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/20, यानी बढ़ा है, बढ़ा है, क्वेश्चन में दिया है, यानी 20 से 21 हुआ है, फिर 20 से 21 हुआ है। दो ही बार क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बीच में 2005 और 2003 में 2 साल का गैप है। तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। अब ये क्या है? ये आपका 2003 वाला है कहानी, सॉरी, ये आपका 2003 वाला है, और ये है आपका 2005 वाला। और जनसंख्या आपको कब का दिया हुआ है? 2005 वाला दिया हुआ। ये 2005 वाला है, ये 2003 वाला है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या, कौन सा वाला है? हमको निकालना है 2003 वाला। दिया है कौन सा वाला? 2005 वाला। तो 2005 में जनसंख्या कितनी थी? 66,150। तो इसी के बराबर रख दो 66,150। कितने बार में कटेगा? ये लगभग कट जाएगा 15, 15 चौको 60, 15, 15, बिल्कुल बिल्कुल ये 15 बार में कट जाएगा। ठीक है ना? अब मुझे कैसे पता चला है कि 15 बार में कट जाएगा? देखो, 4 ये पहले वाला मल्टीपल देखा करो। इसमें कितने नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हम कि हम यहाँ 66 तक पहुंच जाएं? तो आप कहोगे सर 15, क्योंकि 16 चौके 64, 64 हो जाएगा। 64 आप कहोगे सर 64 भी तो हो जाएगा ना, 64 भी तो हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर 64 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्यों बताओ, यूनिट डिजिट पे कभी 5 आएगा? यहाँ यहाँ 5 आएगा, ये जीरो तो छोड़ दो, जीरो तो आना ही आना है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन क्या यूनिट डिजिट पे 5 आएगा कभी? 64 से करोगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो वहां पर तुम्हें किससे करना पड़ेगा? सॉरी 16 से करोगे तो यहाँ पर हमेशा यूनिट डिजिट पे 6 से ना आएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमें इसी से आइडिया मिलता है, इसी को बोलते हैं एजम्पशन, अप्रोक्सीमेशन। जो भी आप कर दोगे, आप कहोगे सर आपको क्या कैसे आता है, ये कैसे आप इतना सोच लेते हो? देखो,
कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, प्रैक्टिस ही उसको क्या करती है, परफेक्ट बनाती है। तो आप भी धीरे धीरे करके जब इसको प्रैक्टिस करोगे, ऐसे प्रश्नों को बार बार करोगे, बार बार सॉल्व करोगे, तो आपको भी ये थोड़ा सा आ जाएगा। जैसे जैसे डॉगी नहीं होते हैं, डॉगी, अगर कोई अनजान व्यक्ति मोहल्ले में घुसता है तो तुरंत जाके सूंघने लगता है, वैसे ही आपको भी समझ में आ जाएगा, तुरंत आपको आइडिया आ जाएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, कितने से मल्टीप्लाई हो सकता है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी आपको। तो 1 रेशियो का वैल्यू 150 आ गया, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 150 से। 15 चौको 60, यानी 60,000 आपका सही उत्तर होगा, जो कि 4 ऑप्शन में है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन लाजवाब आप तरीके से मैंने बताया है। और आपको ये समझना चाहिए कि इस तरह के प्रश्न आप अगर इस तरीके से करोगे तो आप बेहतरीन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 8 होल 1/3% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि एक वर्ष 9 महीने में इतना हो गया, तो 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी। बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस आगे एग्जामिनेशन में। कैसे सर क्लासिक कैसे, आपको पता होगा कि जब भी हमको अमाउंट निकालना होता है तो प्रिंसिपल का जो फार्मूला होता है वो A × 100/100 + P T, RT, ये उसी से आया है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T/100, इसी फॉर्मूले से आया है ये वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल निकालने के लिए सूत्र है। जब आपका क्या दिया हो, जब आपका अमाउंट दिया हो, यहाँ भी अमाउंट दिया हुआ है, तो 2475 इंटू 100/100 प्लस 100 + R × 2, यानी रेट कितना है, 8 होल 1/3, यानी 25/3%। ठीक है ना। और एक वर्ष 9 महीने मतलब एक वर्ष यानी 12 महीने तो है ही है, 12 महीने तो है ही है। 9 महीने का क्या हो जाएगा, 9/12, 9/12 मतलब कितना हो गया आपका, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ठीक है, यानी एक साल 3/4 हो गया, 4 × 4 4, 4 और 3 7, 7/4, यानी इतना साल हो गया। ठीक है, यानी 7/4, तो 25 सते कितना होता है, 25 सते हो गया आपका, 25 सते हो गया 150, सॉरी 5 सते 35, 5 सते 35, हासिल 3, 7 × 2 = 14, 14 और 3 = 17, 175, और 175 हो गया, 3 × 4 = 12। ठीक, ये हो गया 175/12। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर, जैसे ही आप यहाँ पर वो करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 12 ऊपर चला गया। ठीक है, 12 जैसे ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 17500, उसमें 175 और ऐड कर दो, 175 और ऐड कर दो, 175, 5 7 6, 17675। ओ, कुछ गलत हो रहा है, एक सेकंड। देखो मैं यहाँ पर इनडायरेक्टली नहीं करना चाहता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आ जाएगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सीधे क्या करो ना, 25, 8.5% को जानते हो क्या बोलते हैं, 1/12%, 1/12 फ्रैक्शन में। और ईयर हमारा कितना है, 7/4,
तो ये हो जाएगा 7/7/12 × 4 = 48। ठीक है ना, तो सीधे हम 7/48 लिख रहे हैं। ठीक है ना। अब जैसे ही 48 लिखोगे यहाँ पर, तो ये ऊपर चला जाएगा। और 4800, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम लोगे तो 48 नीचे आएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 48 हो जाए, ऊपर 48 चला जाएगा। और नीचे हमारा क्या बच जाएगा, 4800 + 7, तो 4807। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2475 इंटू 100 इंटू 48 और अपान 4807। ठीक है, तो 4807 अगर है, तो जब आप डिवाइड करोगे किससे, इसको काट दो, 7 से काट दो। 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35। 7 से कटेगा नहीं ये, 7 से कटेगा नहीं। ठीक है, 7 से तो कटेगा नहीं। तो ये कटेगा आपका 11 से। देखिए, 11 × 4 = 44। ठीक है ना, बचा कितना, 40। 11 × 3 = 33। ठीक है ना, 11 × 3 = 33 हो गया। और उसके बाद 11 × 7 = 77। और ये भी 11 से कटेगा, 11 × 2 = 22। ठीक है ना, 11 × 2 = 22। बचा कितने बस, 27। फिर 11 × 2 = 22। 11 × 5 = 55। ठीक। अब 437 है, आपके पास 437 है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 11 से, सॉरी, अब ये किससे कटेगा, अब ये 7 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। और देखिए और किससे कटने वाला है, ये 5 से तो कट जाएगा। ठीक है ना, 5 से तो कट जाएगा ये, कोई बात नहीं है, तो 5 से कट जाएगा। 13 से कट जाएगा क्या ये, नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा। 15 से तो कटेगा नहीं, 15 से नहीं कटेगा। क्या 48 से कट जाएगा, नहीं। 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो, अब यही प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, काटने काटने में दिक्कत होता है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, कुछ और तरीका अपनाते हैं। ठीक है, कुछ और तरीका अपना लेते हैं, या पॉइंट वॉइंट में आएगा तो समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट जाएगा, कितने, 5 × 4 = 20, बचे या 25। ठीक है ना, और इसको काटेंगे 5 × 8 = 40। ठीक है ना, 437 है ना, इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 8 = 40। फिर 5 × 7 = 35। फिर उसके बाद 5 × 4 = 20। ठीक है ना, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये सब, एक दो प्रश्न ऐसे थोड़ा सा तकलीफ देंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो इसको हम 9 × 5 = 45, और इसको काट देते हैं हम, 87.4 है, तो इसको अगर 9 से डिवाइड करते हैं, 9 × 9 = 81, और 7 × 9 = 63। फिर 10 ही बच जा रहा है, तो यानी 711 ऐसा रिपीट होता जाएगा ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 9.71, और ये कट जाएगा 5 से। काफ़ी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हो गया। छोड़िए इसको, हम एक दूसरे तरीके से करते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लग गया। ये एक काम करते हैं, काफ़ी ये टाइम ले लिया क्वेश्चन, इसको देखिए थोड़ा सा इजी बनाते हैं, इजी बनाते हैं थोड़ा, देखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा इजी बनाते हैं इसको। अमाउंट हमारा कितना हो गया, अमाउंट जो है हमारा 2475 है, और इंटू 100 अपॉन
अब देखो ये 100 है। अब आर टी को ना सॉल्व करना पड़ेगा, आर टी को हम पहले सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। आर टी को हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/3%। और जो ये हमारा आया है 7/4 ईयर आया है, ठीक है ना। यानी ये हमारा टाइम है, ये हमारा रेट है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 चौको 12 और 25 और 3 चौको 12 175, ठीक है ना। 175/12, ठीक है ना। 175/12 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1200 में यहाँ होगा 175/12। तो 1200 में 175 हमको ऐड करना है, तो 1375 हो जाएगा। 2475 इंटू 100 इंटू 12, 1375। अब काटेंगे, देखो कट जाएगा। इसको इसको काटो, इसको हम काटेंगे 25 से। तो 25 × 5 = 125, फिर 25 × 5 = 125। इसको भी काटेंगे 25 से। 25, ये आपका कितने बार में कटेगा, 25, 25 × 9 = 225, फिर 25 × 9 = 225, फिर 11 बार में कट जाएगा। 11 × 5 = 55, 11 × 9 = 99, फिर ये 5 से ये कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 20 बार में। तो 20 × 9 = 180 गुणे 12। अब 12 में 18 का गुणा कर देंगे तो 12 × 8 = 96 और 12 × 1 = 12, यानी 6, 9 और 2 = 11, एक हासिल 1, 2 2, 2160। 2160 आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल है ये। अभी क्या है, ये आपका प्रिंसिपल आया है, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट है ये, प्रिंसिपल अमाउंट है। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट को यानी 2160 को अमाउंट निकालने के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, P इंटू आर। 5% रेट 5% है और टाइम 2 वर्ष। काट देंगे काट देंगे, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, यानी 216। फिर इसमें ऐड करेंगे 2160, 6732, यानी ये आपका 2376 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन है। काफ़ी परेशान किया, लेकिन देखो एट द लास्ट मोमेंट आपको कैलकुलेशन समझ में आता है कि हाँ भाई मुझे कैलकुलेशन इस तरह करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत क्वेश्चन शानदार है। और इस तरह के प्रश्न आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप इस तरह से ना फंसो, ठीक है ना। बाकी ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं ये काफ़ी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये दी गई आकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो ये देखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये अगर g है तो ये वाला जो होगा ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस जी, होगा ही होगा, ठीक है। और अगर ये e है, ठीक है ना, ये e याद रखें, ये e, अगर ये e है, अगर ये e है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये e है और ये c, ये वाला c दिया हुआ है, ठीक है ना, आपका c दिया हुआ है, ठीक है, ये c दिया हुआ है। तो c टू हम कह सकते हैं, c टू ये इन दोनों के लिए c हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो c टू हम कह सकते हैं कि e प्लस 180 डिग्री माइनस जी, ठीक है, यही होगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा c को हमने एक्सटीरियर एंगल मांगा है, ये जी ई है, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तभी तो हमारा ये
एक्सटीरियर एंगल आएगा इस वाले ट्रायंगल के लिए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्यूब और स्क्वायर क्यों याद करने के लिए आपको कहता हूँ, मैं क्यों याद करने के लिए कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि यहाँ पर आपको क्यूब और स्क्वायर याद करने होंगे। 343 किसका क्यूब है, अब यहाँ पर आपको बताना होगा। जैसे ही आप देखते हो जैसे ही आप देखते हो तो ये आपको पता चलता है कि 7 का क्यूब है। ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये आप जब देखते हो तो ये आपको पता चलता है 17 का स्क्वायर है। ये किसका क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। तो बस इसको अंडर रूट में ले लो, प्लस 3 इंटू माइनस कर दो, 17×3 = 51, +7 -9, तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 56 - 9, तो कितना आ जाएगा, ये ब्रैकेट में अंडर रूट में ही चल रहा है, 49। तो ये क्या आ जाएगा आपका 7। 7 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं था, बस स्क्वायर आपको क्यूब और स्क्वायर याद रखना है, बाकी सभी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 और 8 से टोटली डिविजिबल है। अब देखिए स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है। स्क्वायर नंबर मतलब जो भी नंबर होगा वो जोड़े में होगा, यानी उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे या एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे तो 3 4 5 6 और 8 दिया हुआ है। तो 8 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो हम कहेंगे कि सर ये तो 2 4 या 8 होगा, और यहाँ पर एक 3 की कमी हो जाएगी और यहाँ पर एक 5 की कमी होगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही स्क्वायर बनाएंगे, ये दोनों एक मिलकर स्क्वायर बनाएंगे। ये तो अब एक 2 का स्क्वायर है ही है, लेकिन यहाँ पर एक 2 छूट गया है जो इसको स्क्वायर बनाएगा। यानी हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो कितने की है, एक 2 की है, एक 3 की है और एक 5 की है। तो 3 × 5 = 15, दूना 30, ठीक है ना। तो यानी 30 और 30 चौको 3 चौको 12, यानी 120। यानी 120 क्या होगा आपका, 120 8 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या पूछ रहा है। मतलब वर्ग संख्या का अगर वर्ग संख्या पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको वर्ग संख्या पूछा है तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी, ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, यानी ये तो हो जाएगा आपका 9 और ये 25 होगा, ठीक है। और ये होगा 4 4 = 16। तो टोटल आपका कितना हो गया, मैं यहाँ दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये 4 4 = 16, 3 3 = 9 और 5 5 = 25। अब ये जो होगा सही उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका 25 एक सेकेंड, आपका कितना हो जाएगा, 25 16 होता है 400, और 400 गुणे जैसे ही 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3600। आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। 25 का एक 25 × 4 = होता है 100, 25 × 8 होता है 200, 25 × 16 होता है 400, 25 × 32 होता है 800। जैसे जैसे दुगुना होगा ये भी क्या होता जाएगा, दुगुना होता जाएगा। ये इसका कैलकुलेशन है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये सब की प्रैक्टिस आप करो। मैं जो फाउंडेशन कोर्स है उस सब में इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें, बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी आपका दुगुना का मल्टीप्लाई होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 256 वर्ग मीटर के एक घन का लेटरल सरफेस एरिया
निकालना है जिसमें घन का आयतन आपका होना चाहिए मीटर क्यूब में। तो हम कह सकते हैं कि घन का आयतन, घन का आयतन बोला है यहाँ पर। 256 में भी यहाँ पर इस ये क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट है। एक बार मुझे इसको देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन मीटर क्यूब, 256 वर्ग मीटर के घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र मतलब लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया की बात कह रहा है। ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया, हाँ ठीक है ठीक है। टू लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? लेटरल सरफेस एरिया आपका होता है 4a²। ये कितना दिया है? 256 दिया हुआ है। तो जैसे इसको काटेंगे तो a² इसका टू कितना आ जाएगा? 4 6 जा 24, फिर 4 4 जा 16, तो 64 आ गया। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? √64। a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। तो क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है। ए का वैल्यू 8 है तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 512 यहाँ पर ऑप्शन गलत है। 512 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। 20 नंबर क्वेश्चन। 24 मीटर चौड़ा एक आयताकार प्लाट पर टाइल लगाने की लागत इतना है। टाइल लगाना है, उसमें उसका जो कॉस्टिंग है वो 39,000 है। यदि टाइल लगाने की दर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो प्लाट की लंबाई बतानी है। ठीक है। ये क्वेश्चन तो हम लोग पिछले उसमें कर चुके हैं शायद। क्यों? ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं हम लोग ने, प्रीवियस प्रीवियस उसमें ये शायद रिपीट हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसको ये देखिए, ये ऑप्शन जो है ये पिछले क्वेश्चन का है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का है, प्रीवियस क्वेश्चन का है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ देखते हैं चित्र में एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। जो ए बी सी डी है जिसका विकर्ण है ए सी और बी डी, एक दूसरे को बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि कोण डी ए सी 45 डिग्री और एंगल ए ओ बी 110 डिग्री है। तो डी बी सी, जो डी बी सी इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये 110 है तो ये कितना डिग्री होगा? ये 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा? और पैरेललोग्राम में आप सभी लोग जानते हो कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये भी 45 डिग्री होता है। तो अब ये ट्रायंगल में जब आप देखोगे, ओ बी ओ सी में, ट्रायंगल बी ओ सी में 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल डी, एंगल ओ बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 115 और इक्वल टू 65 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल डी बी सी का जो वैल्यू होगा कितना होगा? 65 डिग्री होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आयत की लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, एल इंटू बी होता है, एरिया इक्वल टू, तो 2a², 2/3 देखो लास्ट के दो क्वेश्चन है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्लस 2/9 और a² प्लस 1/6। एक एक करके करते हैं, पहले इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 a⁴ प्लस ये क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2a² इंटू 1/6 होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी a² 9।
फिर प्लस 2a² / 9, 2a² / 9 प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा, 2/9 इंटू 1/6 क्या हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/27। तो 2 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 3a² / 9, ये कट गया, 3 3 = 9 प्लस 1/27। तो ये हो जाएगा 2/3 a² प्लस a² / 3 प्लस 1/27। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते समय ध्यान यही देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन। 5x+2 इकाई लंबाई के और 6x ऊंचाई वाली एक दीवार में 2x इकाई भुजा वाली एक वर्गाकार खिड़की है। देखिए, एक एरिया है जिसमें एक खिड़की है 2x, और एक दरवाज़ा है जिसकी हाइट है 3x और चौड़ाई है 2x। तो अगर हमको इस पोर्शन का एरिया निकालना है, तो इसका और इसका एरिया जब हम निकाल देंगे, मतलब इस पूरे में से इसका एरिया निकाल देंगे, तो इसका एरिया पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये तो आपका 5x+2 है, ये 5x+2 है, तो 5x+2 इंटू, और ये कितनी है, ये 6x दिया हुआ है, तो इंटू 6x इक्वल टू कितना हो गया, 30x² + 12x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसका तो 4x² हो जाएगा क्योंकि ये वर्ग है, 4x², और इसका लंबाई गुणे चौड़ाई, ये रेक्टेंगल है, तो ये क्या हो गया, 6x², ठीक है। तो अब इसको ऐड कर देंगे हम लोग, ये टोटल कितना हो जाएगा, 10x²। बस निकाल दो, इसमें से निकाल देना है, यानी 20x² + 12x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे तो 5x + 3 बचा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको जैसे उसी तरह करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th नंबर क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 4x² + 6 है और उस त्रिभुज का आधार इतना है, तो उस क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हेरोइन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या होता है, 1/2 इंटू एच इंटू बी, ठीक है। तो 1/2, हाइट इसकी कितनी है, हाइट देख लेते हैं, हाइट कितनी दिया हुआ है, हाइट निकल जाएगा क्या, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो दिया हुआ है, 4x² + 6 इंटू 3x² -4, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो 1/2 इंटू 2x² + 3 इंटू 3x² -4 एज इट इज़ लिखेंगे, और उसके बाद से इस 2 को काट देंगे। ये क्या बन जाएगा, 6x⁴ माइनस 8x², फिर 8x², फिर प्लस 9x² माइनस 12। तो ये हो जाएगा 6x⁴, और यहाँ हो जाएगा प्लस x², माइनस प्लस माइनस माइनस 9x² में से 8x² चला गया, बचा कितना, x² बचा, और फिर -12। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हमें इतना गेट करना है, ऑब्टेन करना है,
तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर 3c a-b+c-2c a+b-c में हम क्या जोड़ें कि हमें क्या मिल जाए? हमें मिल जाए 3c। ओके ओके, यहाँ हमने इसको जोड़ना था। हम्म, इसमें हम क्या जोड़ें कि इतना हमें मिल जाए इक्वल टू x+4c-a-2b+c। तो बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर साइन का बड़ा ध्यान रखना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर एक एक करके करेंगे। तो 3ac प्लस 3c² -2ac माइनस, इस माइनस की वजह से ये वाले साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो 2ac - 2bc माइनस प्लस 2c² इक्वल टू x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, -4ac -2, यहाँ क्या हो जाएगा 8 फिर प्लस 4c²। तो अब ये सबको एक तरफ रख लेंगे। यहाँ देखिए 3ac, ac वाला कौन है, -2ac, उसके बाद इधर है तो ये आएगा तो प्लस हो जाएगा 4ac, फिर -3bc, फिर -2bc, फिर इधर देखेंगे तो -8bc है, फिर +3c² है, और यहाँ पर +2c² है, और ये आएगा तो -4c² है, इक्वल टू x हो जाएगा। अब क्या होगा? अब देखिए, तीन में से दो एसी, एक एसी बचा, और एक एसी और 4 एसी, 5 एसी, ठीक है ना, 5 एसी, फिर माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 2 5 बीसी में से, फिर 8 8 5 13, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है क्या? -4ac -8 4 2 8 bc, सही, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, इसको इधर लेके आया तो प्लस हो गया। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 5 bc में से 8 bc क्या होगा, प्लस माइनस फिर माइनस होगा, तो यानी प्लस का साइन रहेगा, क्योंकि 8 जो है ये बड़ा है, तो प्लस यहाँ पर 3bc, और फिर उसके बाद से प्लस 3c² में से 4c² चला, यानी 5c² में से 4c² चला गया, तो 1c² बचा, इक्वल टू x। तो आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? 5ac 3bc, फोर्थ नंबर को ऑप्शन आपका यहाँ पर उत्तर सही होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ में आया हो। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। एक क्वेश्चन में जो हमने लास्ट में थोड़ा सा फंसा था, तो उसको कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर कैलकुलेशन एक बार में आप देखिए, कोई भी हो कैलकुलेशन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी मतलब गलत कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन हाँ, इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो कहीं ना कहीं आप ये कोशिश करिए कि हमसे कम गलती हो, एक ही बार में हम उस सोल्यूशन को कर सकें, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बरकरार रहे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आर के सेंट्रल अकेडमी के चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने फ्रेंड्स और जितने भी आपके आसपास के स्टूडेंट हैं जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस क्लास के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि ज्ञान आप जितना बांटोगे उतना ज़्यादा आपका भी बढ़ेगा, और आपका एक तरह से आप का कंट्रीब्यूशन भी होगा दूसरे के सोशल
सोशल एक सोशलिज्म को बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस को दोबारा से हम वो कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।